नमस्ते बच्चों, आज हम लोग अम्ल क्षार लवण में जो रिएक्शंस हैं उनके बारे में देखेंगे। रिएक्शन बहुत सिंपल है, अच्छे से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए देखिए, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस जिंक इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, क्वेश्चन आपने देख लिया अच्छे से। बस सबसे पहले आप इनका फॉर्मूला लिखें। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4, इसका जिंक का होता है Zn। इसकी जब हम क्रिया कराएंगे तो ये जो Zn है वो किससे क्रिया कर लेगा? SO4 से। ओके, ZnSO4 प्लस अब क्या बच रहा है आपका? हाइड्रोजन गैस H2। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन। कोई चीज़ गैस के रूप में निकलती है तो ऊपर के एरो से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। अच्छा, यही चीज़ आपको कुछ घुमा फिरा के दूसरे टाइप से भी पूछा जा सकता है। कभी पूछते हैं क्या होता है जब अम्ल किसी धातु से क्रिया करे। ठीक है, तो ये आपका अम्ल है, आपको दिख ही रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल। धातु जिंक क्या होती है? कोई धातु होती है। अब जब हम अम्ल की क्रिया धातु से कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? सल्फेट तो बन रहा है, लेकिन गैस कौन सी निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। तो आपका जवाब जो होगा वो ये होगा, कोई भी अम्ल यदि किसी धातु से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। और आप ये उदाहरण दे सकते हो इसमें। ओके, तो क्वेश्चन घुमा के भी पूछे जाते हैं, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है आपका तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ओके, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम इससे क्रिया कर रहा है तो क्या बन रहा है? मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस H2। ओके, तो ये तो मैंने सबके फॉर्मूले लिख लिए। अब अपन तो उसमें तो बैलेंस नहीं करना पड़ा क्योंकि सिंपल था, Zn के साथ में SO4 जुड़ गया और H2 हो गया। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर H यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितने हैं? 2। Cl यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितने हैं? 2। तो ये बैलेंस नहीं है अभी। अब हमें इन्हें बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि क्रियाकारक और उत्पाद दोनों की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? HCl में H2Cl2 तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि ये तो HCl का फॉर्मूला ही होता है। तो हम शुरू में 2 लगा देंगे, 2H और 2 ही क्या है अपने पास में? Cl। तो अपना क्या हो जाएगा? Mg के साथ में देखिए Cl कितने हैं? 2। तो Mg के साथ में Cl कितने जुड़ गए? 2। अब अपने पास में हाइड्रोजन भी शुरू में 2 है ना? तो हाइड्रोजन भी अपने पास में 2 है, तो हाइड्रोजन अपनी गैस की रूप में यहाँ पे निकल गया। ये रिएक्शन भी आपको समझ में आ गई। पर आपको ये कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है तनु। ठीक है, तो ये तनु क्या होता है और सांद्र क्या होता है, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं जिससे कि आपको ये चीज भी समझ में आ जाए। तनु मीन्स होता है जैसे अपना जो नॉर्मल अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल अपना है, उसमें अगर हम पानी की क्वांटिटी बढ़ा दें, ठीक है, अम्ल पूरा शुद्ध अम्ल ना हो, उसमें हम पानी की मात्रा बढ़ा मतलब उसमें डाल देते हैं तो वो कैसा हो जाता है? तनु हो जाता है। वो प्योर एसिडिक नहीं रहता, उसका उपयोग हम किसी भी क्रियाकारक के रूप में अभिक्रिया में करते हैं। अगर सांद्र लेती में, सांद्र में पानी नहीं होता, शुद्ध अपना अम्ल होता है जो कि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होने के कारण बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है हमारी। अगर बॉडी पे गिर जाए तो उससे स्किन भी क्या हो जाती है? जल जाती है। ठीक है, इसीलिए हम जहाँ तक है अभिक्रियाएं जो रिएक्शंस होती हैं उसमें तनु अम्ल का प्रयोग करते हैं जिससे कि हमारी स्किन पर उसका ज़्यादा इफेक्ट ना हो। तनु यानी उसमें पानी मिला देना। ओके, इसके बारे में डिटेल हम अगली वीडियो में देखेंगे। चलिए अब हम देखें यहाँ पे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। वापस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल आया है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल तो है लेकिन हमने उसे पानी मिलाकर थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया है, उसकी सांद्रता को कम कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर हमने H2SO4 लिया, इसकी क्रिया हमने किससे कराई? एल्यूमिनियम से, Al2 से। तो यहाँ पर अपन देखें क्या बन रहा है? एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 ये होता है एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला। और क्या निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। ये तो हमने सबके फॉर्मूले लिख लिए और बच्चों ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। ये जो फॉर्मूले हैं आपको याद होने चाहिए, नहीं तो आप संतुलित नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आप देखें यहाँ पे Al2 तो यहाँ पर इक्वल है, उनमें हमें कोई चेंज नहीं करना। लेकिन अगर हम देखें SO4 यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर 1 है, SO4 कितना है? 1। और यहाँ आपको SO4 कितने दिख रहे हैं? 3।
ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 लिख देना है बस, 3। ओके, तो 3SO4 हो गए अपने पास में, SO4 कितने हो गए 3, तो Al2SO4 3। Al कितने हैं अपने पास में 2 हो गए, SO4 भी अपने पास में कितने हैं 3, तो SO4 कितने हैं अपने पास में 3। तो ये तो बैलेंस हो गया। अब हम हाइड्रोजन देखें तो यहाँ पर तो आपको 2 दिख रहे हैं और यहाँ पर कितने 6, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर भी बैलेंस नहीं है। तो अब हमें इस रिएक्शन को भी बैलेंस करना होगा, तो यहाँ पर जो 3H2 लिखा है वैसा का वैसा एज इट इज आप यहाँ पर लिख देंगे। ओके, हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2 होता है, यहाँ पर 3 दूनी 6 है तो यहाँ भी 3 दूनी 6, तो ये आपकी हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो ये रिएक्शन भी आपको समझ में आ गई होगी, सिंपल है, बस आप इनके फॉर्मूले जरूर ध्यान रखें। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, किससे, लोहे से, लोहे का फॉर्मूला क्या होता है Fe। ओके, अब अपना क्या बन रहा है फेरस क्लोराइड FeCl3 और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है H2। ठीक है, तो अभी मैंने फॉर्मूले लिख दिए हैं, अब हम इनको बैलेंस करेंगे। तो आप देखें यहाँ पे Fe यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर 1 है, Cl वहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितने हैं 1। ओके, और हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितने हैं 2। तो हमें बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 6 लिखना होगा, यहाँ पर 3 लिखना होगा। ओके, चलिए अब अपन देखें बैलेंस कैसे करेंगे। Fe कितने हो गए अपने 3, यहाँ पर 3 Fe लिख दिए। ओके, Cl कितने हैं यहाँ पे FeCl2, सॉरी FeCl2, फेरस क्लोराइड का फॉर्मूला होता है FeCl2। फेरिक क्लोराइड होता तो FeCl3 होता, और यहाँ पर फेरस है, फेरस है यानी Fe पर कितने प्लस है 2, तो इसलिए Cl कितने जोड़ेंगे 2, तो फेरस क्लोराइड का फॉर्मूला होता है FeCl2। तो यहाँ पर अपन देखें Fe कितने थे 3, तो ये आपका संतुलित हो गया। Cl आप देखें यहाँ पर कितने 6, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गए। ठीक है, तो Cl हो गए। अब अपने पास में ये 6 Cl हो गया और 3 Fe हो गया। अब हाइड्रोजन बच गया, हाइड्रोजन अपने पास में कितने 6 और यहाँ पर कितने हैं 2, तो 6 करने के लिए अपन को कितना लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 3 दूनी 6, ये आपकी हाइड्रोजन गैस लिखी। तो ये आपकी सारी रिएक्शंस हो गई हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। ओके, चलिए अब अपन अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। चलिए बच्चों, अब अपन अगला क्वेश्चन समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है क्या होता है जब, इस टाइप की रिएक्शंस लिखी हुई है, क्या होता है जब। ठीक है, विरंजक चूर्ण के विरंजक चूर्ण को वायु में खुला छोड़ दें तो क्या होगा। ठीक है, तो अब हमको देखना है विरंजक चूर्ण क्या होता है। फॉर्मूला होता है विरंजक चूर्ण का CaOCl2। ठीक है, ये होता है विरंजक चूर्ण, जिसे इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। ओके, अब विरंजक चूर्ण वायु से, जब ये जो विरंजक चूर्ण होता है जब इसे वायु में खुला छोड़ दिया जाता है ना, तो ये किससे क्रिया कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे क्रिया कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेता है और कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। देखिए CaO है और ये CO2 है। ठीक है, तो Ca एक बार लिख दिया, CO और एक O यहाँ पर है, 2 O यहाँ पर है, 2 और 1 कितने हो गए 3, तो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और कौन सी गैस मुक्त हो जाती है, Cl। तो आपको हिंदी में यही लिखना, आपको रटने की जरूरत नहीं है, इसे आपने समझ लिया तो आपकी हिंदी बन जाएगी। जो विरंजक चूर्ण होता है, विरंजक चूर्ण वायु में जब खुला छोड़ दिया जाता है तो किससे क्रिया कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड से, और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके किसमें परिवर्तित हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट में, यानी उसकी क्रियाशीलता धीरे धीरे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। विरंजक चूर्ण नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि उसमें से क्लोरीन गैस क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है और ब्लीचिंग पाउडर काय में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट में। आया समझ में। क्या लिखेंगे, विरंजक चूर्ण को जब वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उसकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्यों हो जाती है, देखें, क्योंकि विरंजक चूर्ण किससे क्रिया कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड से, और काय में परिवर्तित हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट में। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, और कौन सी गैस मुक्त हो जाती है, क्लोरीन गैस। इसीलिए विरंजक चूर्ण वायु के संपर्क में आने पर क्या हो जाता है, अपना प्रभाव खो देता है। ओके, चलिए अब अपन दूसरा देखें टॉपिक। कली के चूने की क्रिया पानी से कराई जाए तो क्या होता है, कली का चूना
कली का चूना वो होता है, आप दीपावली के टाइम पे कलई जो करते हैं वो वाला जो चूना है, ये है CaO, ठीक है। उसका सूत्र, कलई के चूने का सूत्र होता है, इसे हम बिना भुजा हुआ चूना भी बोलते हैं। कौन सा चूना है ये? बिना भुजा चूना। अब आप उसमें कलई करने के लिए आप उसमें पानी डालते तो ये पानी अपन ने डाला तो आपने देखा होगा बुदबुदाहट के साथ गैस बाहर निकलती है। क्यों? क्योंकि उसमें ये जो अभिक्रिया है ना, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था, ऐसी अभिक्रिया है जिससे होने में ऊष्मा क्या होती है? बाहर निकलती है। उस अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो कलई के चूने में आपने पानी डाला होगा, जब आप कलई करते होंगे तो आपने देखा होगा गरम गैस क्या होती है? बाहर निकलती है, ऐसा लग रहा है वो उबल रही है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आप ऊष्माक्षेपी में ये उदाहरण भी लिख सकते हैं, ओके, क्योंकि इसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। अब आप देखें क्या होता है, H2O है, इसे मैं HOH भी लिख सकती हूँ H2O, ठीक है। अब आप देखें ये Ca लिख लिया, यहाँ पर एक O, एक H, O और H, OH, कितने OH हो गए? 2। तो यहाँ पर अपन ने OH कितने मिलती है? 2। तो ये अपना बन गया भुजा हुआ चूना। यानी आपने कलई के चूने में जैसे ही पानी को आपने उसमें डाला तो वो बुझे हुए चूने में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा क्या होती है? बाहर निकलती है। आप देखते होंगे गरम उबलता हुआ बुदबुदाहट के साथ इसमें गैस निकलती है। तो ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट टॉपिक है आज का हमारा, वर्षा का जल CO2 से क्रिया करे, ठीक है। तब ये क्वेश्चन घुमा के इस तरह से भी पूछा जाता है कि कारण लिखिए कि आश्वित जल जो होता है, आश्वित जल जो डिस्टिल वाटर होता है, वो जो होता है वो विद्युत का चालक क्यों नहीं होता, जबकि वर्षा का जल विद्युत का चालक होता है। क्यों? तो रीजन ये है कि आश्वित जल जो डिस्टिल वाटर होता है वो आयन में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। जबकि वर्षा का जो जल होता है आयन नहीं बनाएगा। कौन सा? डिस्टिल वाटर। आश्वित जल जो होता है वो क्या होता है? आयन में परिवर्तित नहीं होता, और आयन में परिवर्तित नहीं होगा तो वो विद्युत का चालन नहीं करेगा। जबकि जो वर्षा का जल होता है वो किससे क्रिया कर लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड से, ओके। चलिए देखें अपन, ये वर्षा का जल है, इसकी जगह आप डिस्टिल वाटर लेते वो आयन में परिवर्तित नहीं होता। अब मैंने वर्षा का जल लिया, ये किससे क्रिया कर लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड से। तो क्या बना लिया? देखें H2C, ऑक्सीजन 2 है और 1 कितने हो गए? 3, कार्बोनिक अम्ल बन गया H2CO3, ठीक है। अभी तो ये H2CO3 में बना। अब ये H2CO3 जो होता है वापस से लेंगे हम H2CO3 और ये पुनः जल से क्रिया कर लेगा 2H2O, 2 जल के अणु से क्रिया करें और ये अब आयन में परिवर्तित हो जाएगा। आयन में परिवर्तित हो जाएगा तो आयन होंगे धनायन और ऋणायन, तो विद्युत का चालन करने लगेंगे। तो देखें अपन यहाँ पर अगर हम देखें तो 2H2O है, ठीक है। तो हम देखें ये 2H2, 4H है और यहाँ पर कितने हैं? 2, 4 और 2 कितने हो गए? 6, 2 दूनी 4, 4 और 2 6। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2H3O प्लस, या फिर आप ऐसा करें H3O प्लस कितने बन गए अपने पास में? 2, ठीक है। यहाँ पर आप देखें H3O कितने हैं अपने पास में? 2। अब आप देखिए H का काम तो खत्म हो गया, 6 चाहिए थे हमें, 3 दूनी 6 और ऑक्सीजन अपने पास में यहाँ पर कितने हैं? 3 और 2 5 हैं, जिनमें से मैंने कितने यूज़ किए? 2। तो अपने पास में कितने बच रहे हैं? 3। तो अब अपन क्या करेंगे? यहाँ पर CO3 माइनस के रूप में हम यहाँ पर निकाल देंगे 2 माइनस, ओके। तो ये देखिए आप धनायन बन गए, ऋणायन बन गए। तो इस तरह से ये जो होता है कार्बनिक अम्ल जल से क्रिया करके धनायन और ऋणायन में टूट जाएगा और फिर विद्युत का चालन वो कर पाएगा। देखिए CO3 एक ही बच रहा है अपने पास में। हमने क्या किया है? बस बेटा यहाँ पर अपन को क्या करना है? 2 2 4 और 2 कितने हो गए? 6। तो 3 दूनी 6, बस H लेने अपन को, ये वाले H इसमें अपन ने इंक्लूड कर देने, ओके। और O तो अपने पास ऑलरेडी 2 है, तो O तो अपने पास में 2 है, तो अपना सारी चीज़ें क्या हो गई? धनायन में कन्वर्ट हो गई। CO3 तो अपने पास में 1 था, तो वो CO3 किस रूप में टूट गया? माइनस के रूप में, ठीक है। अपना ये टॉपिक खत्म होता है। अब अगले टॉपिक अपन अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे।
ओके, धन्यवाद।